वेलकम टू एजुटेन विद संप्रिया। दिस इज मी प्रियंका पुरोहित। सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप एंड विश दैट यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग गुड और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। गणपति बाप्पा मोरया। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 4 यूनिट्स दिख रहे हैं आपको। ये ओवरऑल 4 यूनिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला आएगा ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, दूसरा है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी एंड चौथा पॉइंट है नोटेबल स्कॉलर्स। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग्स एंड स्टडीज are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते हैं, जो हमें राइटिंग्स मिलती हैं या जो हम स्टडीज करते हैं, वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस क्रोनोलॉजी में यानी कि किस सीक्वेंस में पास्ट के इवेंट्स हुए हैं और उनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बार करके रुक गए वैसे नहीं है, लगातार ये चलती ही रहती है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड, that is the laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. यानी कि जब आपने देखा ही होगा, आप जब साइंस की पढ़ाई करते हैं तब आपको लैब में लेके जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह के आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके हिसाब से आप अपना ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ताकि आप ये वेरीफाई कर सकें कि जो आपके पास नॉलेज है यानी कि बुक के अंदर जो बातें लिखी गई है उन्हें आप टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से आप उसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना मतलब टेस्ट करना कि वो सही है या नहीं। This method allows formulating laws that remain true irrespective of time and space. यानी कि आप इंडिया में करें, बाहर जाके करें, कहीं भी करें, आज के ज़माने में कोई कर रहा है या 100 साल पहले कर रहा है या 100 साल बाद में कर रहा है, ये एकदम हमेशा एक ही जानकारी देते हैं और सही देते हैं। Those laws can be tested and proved repeatedly. और ये आप करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, मैं करूँगी तो भी वही रिजल्ट आएगा। But in historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. लेकिन जब हम हिस्ट्री के रिसर्च के बारे में बात करते हैं तब ये बात पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई जानकारी लेने जाएं, जैसे कि आप कोई कोर्ट के ऊपर गए तो आपको अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप कुछ अलग चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं जाऊँ तो मुझे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके लिए इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई भी जना ये काम करेगा तो उसको एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा और हर बार वही रिजल्ट मिलेगा। This is so because we are not present in the historical time and space and the historical events cannot be recreated. ये क्यों होता है? क्योंकि आप उस वक्त हिस्टोरिकल टाइम में तो टाइम मशीन तो नहीं है हमारे पास कि हम पीछे चले जाएं और वो एक्चुअल जो हो रहा था वो सब देख सकें या वैसा कुछ रिक्रिएट कर सकें, वैसा हम नहीं कर सकते। Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. और वैसे ही हिस्ट्री में कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं होती कि यही है तो यही है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि बॉलीवुड मूवीज भी, अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की या हम बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह के ऊपर भी 3-3, 4-4 पिक्चरें बन चुकी हैं और वो हर मूवी जो होती है वो अपनी अलग अलग कहानियां बताती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हम उस वक्त में नहीं जा सकते और वैसे के वैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। To begin, we need an expert who knows the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning. इसीलिए हमें क्या होता है, हमें एक ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट की, जिसको कि उस लैंग्वेज की और उस स्क्रिप्ट जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जैसे हम देखते हैं कि किसी के पुराने लोगों के हमारे पास लेटर हैं, शिवाजी महाराज ने जो जो ऑर्डर्स दिए थे वो हमारे पास कुछ हैं, लेकिन वो उनकी कभी कभी लैंग्वेज अलग हो सकती है। तो वो डॉक्यूमेंट के लिए उनकी लैंग्वेज और उनकी स्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है ताकि हम उनको पढ़ भी सकें और उनका सही मतलब जान सकें। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपर्ट हैं वो एग्जामिन भी कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिसिटी कैसी है। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि उस डॉक्यूमेंट की सच्चाई वो ओरिजिनल है भी या नहीं। उससे हम कैसे देखेंगे कि भाई शिवाजी की कैसी राइटिंग हुआ करती थी, वो हम देखेंगे, या वो कौन से लफ्ज, वो कौन से शब्द यूज करते थे वो हम देख सकते हैं। उस पेपर की क्वालिटी देख सकते हैं। अरे ऐसा तो नहीं कि अभी का पेपर ही या 2-4 साल पुराने पेपर को पुराना करके दिखा के ले आए और कह रहे हैं भाई शिवाजी महाराज का है, शिवाजी महाराज का है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो वो सब टेस्टिंग कौन करेगा? वो एक एक्सपर्ट जो होगा वो करेगा। और हम जैसे देखते हैं कि स्टैंप ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उस वक्त की कोई स्टैंप होगी, कोई सील होगी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास फर्जी या कुछ नकली डॉक्यूमेंट तो लेके नहीं आ रहा है और कह रहा है कि पुराने जमाने का है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो फर्दर स्क्रूटिनाइज होते हैं। स्क्रूटिनाइज का मतलब फिर से वही, उसको एग्जामिन करना, उसको टेस्ट करना कि ये सही भी है या नहीं। तो ये एक काम कौन करेगा? हिस्टोरियन करेगा। और वो अलग अलग हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लेगा, यानी कि एक चीज से नहीं, जो डॉक्यूमेंट मिला है उसको तो वो वेरीफाई करेगा, वो अपना और नॉलेज या उसके पास कोई और जो रेफरेंस होंगी, रेफरेंस यानी कि और कोई चीजें होंगी, सोर्सेस होंगी, उनको और सारी चीजों को एक साथ वेरीफाई करेगा और स्क्रूटिनाइज करेगा। स्क्रूटिनाइज मतलब एग्जामिन करेगा। जैसे टीचर्स होती है ना, टीचर्स क्या करती है? आपके पेपर को स्क्रूटिनाइज करती है, आपके पेपर की चेकिंग करती है, वही होता है स्क्रूटिनाइज। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये चार्ट आपको बता रहा है राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी तरह की स्टोरी टेल करना, यानी कि आप ये करियर भी बना सकते हैं कि आप हिस्टोरिकल बन जाएं या हिस्टोरियन बन जाएं। तो अगर आपको नैरेटिव बनना है, यानी कि आपको कोई हिस्ट्री की कहानी सुनानी है, उसके ऊपर राइटिंग करनी है, यानी कि आप कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं या कोई भी हिस्टोरिकल नैरेटिव करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपके हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या क्या होंगे। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि एग्जामिन रेलिवेंट रेफरेंसेस अवेलेबल फॉर द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। वही रेलिवेंट रेफरेंसेस का मतलब क्या होगा कि तरह तरह के आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर आप क्या करेंगे? उन तरह तरह की इंफॉर्मेशन को, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, है ना, और फिर उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताएंगे कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है। उसके बाद में आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे उन सारे रेफरेंस जो आपको अवेलेबल मिले हैं, आपके पास आए हैं, उनको टाइम और स्पेस के हिसाब से आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में फॉर्मुलेट करेंगे रेलिवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, यानी कि आपको उन्हें क्वेश्चन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जो लिखा है वो मान ली। आप क्या करेंगे? आपको एक कहानी पता है, आपको दूसरी कहानी पता है, तो उन दोनों को लिंक करेंगे और अपने आप से, यानी कि उस स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे कि हाँ क्या ऐसा हुआ था, इस वक्त हुआ था, कैसे हुआ था, वैसे। और फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशंस लेना, कि आप मान के चलेंगे हाँ उस वक्त ऐसा दौर था, या कुछ चीजें आप खुद से ही एज्यूम कर लेंगे। तो कुछ ये एजम्पशन लेना पड़ता है कि जैसे कि मान लो ये हुआ था या मान लो वो हुआ था। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आपको एग्जामिन करना होगा फिर से क्या चीज? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तरह तरह के जो आपके पास सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल है, उन सभी को एक साथ आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। तो यानी कि जब भी आपको हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाना है, लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि रेलिवेंट रेफरेंस क्या क्या अवेलेबल है, फिर उन रेलिवेंट रेफरेंस के हिसाब से आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर उनको अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपने कलेक्ट किया है उन सबको अंडरस्टैंड करेंगे, रेफरेंस को, उनके ऊपर एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे रेलिवेंट क्वेश्चंस, यानी कि आप सीधा सीधा जो आपके पास हिस्टोरिकल रेफरेंस आएंगे उनको मान नहीं लेंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि हाँ फॉर्मुलेट करेंगे अपने हाइपोथेसिस यानी कि एजम्पशंस, और लास्टली आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो भी आपके सोर्स ऑफ हर हिस्ट्री के आपको मिले हैं। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो तरह तरह के मेथड्स होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं कि आप हिस्टोरिकल रिसर्च किस हिसाब से करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्चिवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस, एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइलिंग, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, और जीनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अ लीनिएज। तो ये जो हमने वेरियस डिसिप्लिन्स देखे हैं ना, वो आप एक्चुअली करियर वाइज भी देख सकते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी जगहों की जांच पड़ताल करते हैं, क्या हुआ होगा, उनके जो टूट फूट वाली चीज़ें बची रहती हैं उनको भी हम देखते हैं। आर्चिवल साइंस में भी वही होता है कि हमारे पास उनकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई लिखित डॉक्यूमेंट या कोई वॉइस वगैरह है तो उसके ऊपर, तो ये आर्चिवल साइंस भी एक तरह का करियर ऑप्शन है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी भी वही होती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करना। फिर एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस, जो भी जैसे कुछ पत्थर वगैरह उनके ऊपर कुछ लिखावट होती है उन्हें हम देखते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल के किस हिसाब से लेटर फ्रेम किए गए हैं,
क्योंकि पहले हमेशा पेपर के ऊपर ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं था, कपड़े के ऊपर लिखा जाता था, तो वो सारी हर तरह की हमारी लेटरिंग स्टाइल को भी एनालिसिस किया जाता है, ये भी एक करियर ऑप्शन है। फिर लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में सीखना। फिर न्यूमेस्मेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, तरह तरह के कॉइन्स, जो पुराने ज़माने के कॉइन, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और तरह तरह के कॉइन्स थे, वो देखना। फिर जियोनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लीनिएज, यानी कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनकी वंश के हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ भाई शिवाजी है, फिर संभाजी है, फिर आगे पीछे जो भी उनके रहे हैं उनके परिवार के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये करियर ऑप्शंस हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के साथ, जो कि है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है और उसमें हम कैसे एग्जामिन करते हैं सारे के सारे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को, और हम फिर लिखते हैं हमारे हिस्टोरिकल नरेटिव। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में भी। क्या है ये पॉइंट? द राइटिंग्स ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। जब हम क्रिटिकल यानी कि मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मूवी क्रिटिक्स होते हैं, यानी कि वो उस मूवी के बारे में अच्छी बुरी सारे पॉइंट्स उनको जो लगे वो बताते हैं। वैसे ही हम हिस्टोरिकल के अंदर नरेटिव में हम बताते हैं कि अच्छा बुरा क्या क्या उस वक्त का हुआ, उसे ही हम कहते हैं द राइटिंग्स ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव इज अ हिस्टोरियन। अच्छा ठीक है, तो ये स्कॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो नहीं आपके स्कूल का टॉपर, लेकिन हाँ स्कॉलर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, हम विद्वान कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं वो। तो अगर वो कोई ऐसा नरेटिव लिखता है तब हम उसे हिस्टोरियन कहते हैं। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। तो सारे के सारे इवेंट, तो एक एक इवेंट तो वो इंक्लूड नहीं कर सकता। The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him। तो क्यों हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप अगर हिस्ट्री या कुछ रिसर्च करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, मैं करने जाऊंगी तो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंक्लूजन, हम जो जो बातें इंक्लूड करना चाहते हैं, या हम इंटरप्रेट मतलब आपने किस हिसाब से कहा। जैसे कभी किसी ने कह दिया आई लाइक यू, लेकिन अरे आई लाइक यू मतलब सही में पसंद वाला, प्यार वाला, या फिर आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, तो आप किस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं उस बात पे भी ये डिपेंड करता है। और फिर ओवरऑल उसने किस हिसाब से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया है हिस्टोरियन ने, उस बात पे डिपेंड करता है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और जिस हिसाब से वो लिखेगा वो सारी चीजें उसकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर मानी जाएगी। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the Asian societies of the world। तो ये जो लिखने की बात हम कह रहे हैं ना कि हम हिस्टोरिकल की कहानी वगैरह लिखेंगे हिस्टोरियोग्राफी, ये पहले नहीं चलती थी, पहले के दुनिया में ये सब काम नहीं होते थे। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it। ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पता ही नहीं था कि भाई हिस्टोरिकल में क्या हुआ है, या वो जानने के इच्छुक ही नहीं थे। Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and the valor of the ancestors to the next generation। यानी कि जो ancient में लोग थे ना, पूर्वज जो हमारे थे, वो भी चाहते थे कि उनकी कहानियां किससे आगे के लोगों में जाए, उनका वेलोर ऑफ एंसेस्टर जो उन्होंने बहादुरी के कारनामे किए हैं वो लोगों तक नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे। तो इसीलिए एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स, जैसे कि केव पेंटिंग। वो लोग एंसेस्टर थे ना जो एंशिएंट पीपल थे, उनके पास लिखने के लिए पेपर वगैरह या उनको लिखावट या उनको लैंग्वेज वगैरह तो जितनी डेवलप नहीं हुई थी उस वक्त, इंटरनेट तो छोड़ो, उनको बोलना तक नहीं आता था। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग केव के ऊपर पेंटिंग करते थे, उस हिसाब से स्टोरी टेलिंग करते थे, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे कर करके। या फिर कुछ सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी कि हमारे जैसे फोक सॉन्ग होते हैं या फोक डांस वगैरह होते हैं, वो सब उसी के हिसाब से आता है, एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पस, ताकि वो अपनी जो कहानियां हैं वो दूसरों को बता सके। दीज ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और ये जो ट्रेडिशनल मीन्स है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहलाए जाते हैं। किसके लिए? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि था ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यूनिट 2 आता है हमारा, जो कि है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसमें सबसे पहला क्या है? इट्स अ मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो ये भी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड है।
ये मेथड भी कौन सा, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का। इसके हम 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो सबसे पहला क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। इट बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन में देख लिया है कि रेलिवेंट क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं। दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि वो ह्यूमंस को यानी कि इंसानों को ज्यादा महत्व देते हैं, और ये डिवाइन यानी कि भगवान के बारे में या बाकी सन मून यानी कि बाकी प्लैनेट्स वगैरह या स्टार्स वगैरह को कंसिडर नहीं करते, और ह्यूमन को, इंसानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। It means that these questions are about the deeds of the member of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any relationship, interrelationship between the divine and the human deeds. यानी कि जो इंसानों ने काम किए हैं, कर्म किए हैं, उसके ऊपर ही ये इंपॉर्टेंस देता है, और कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं बताता ये डिवाइन पावर और ह्यूमन डीड्स में। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। यानी कि ऐसे ही हवा में बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे एक रिलायबल एविडेंस रहता है हमारे पास, जिसकी वजह से हम इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। यानी कि जब भी आंसर देंगे तो रिलायबल एविडेंस देंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन भी आता है ट्रू एंड फॉल्स, पहले आता था, अब बड़े हो गए, अब क्या आता है ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन। क्यों? क्योंकि आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा, एक रिलायबल एविडेंस। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, हिस्ट्री रिप्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो हिस्ट्री क्या बताता है, एक ग्राफ बनाता है। किस बारे में ग्राफ बनाता है कि मैनकाइंड जर्नी यानी कि पूरे की पूरी इंसानियत की जर्नी, या जैसे हमने देखा हुआ एवोल्यूशन ऑफ मैन वगैरह, वो सब चीजों के हिसाब से बताता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो 4 पॉइंट क्या क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। पहला है कि ये जो मेथड है ना वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। दूसरा क्या है, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटर रिलेशन नहीं होता बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि आंसर करते हैं हम क्वेश्चंस को, वो भी जो कि सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस होता है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर आता है कि हम एक ग्राफ बताते हैं मैनकाइंड जर्नी का विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। It is said that the modern historiography with above characteristics has its root in the ancient Greek historical writing. तो ये भी कहा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हम कह रहे हैं ना, उसका जो मेन ये जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो मोस्टली हमने कहा, या उसकी जड़ें हमें कहाँ मिली है, एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग में मिली है। जो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग हुई है ना, यानी कि जो उन्होंने ग्रीक लोगों ने जो नरेटिव बताए हैं उसके लिए। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, और ये जो हिस्ट्री वर्ड भी आपका जो सिलेबस में है, वो हिस्ट्री वर्ड भी क्या है, वो एक ग्रीक टर्म है। और अगर मैं बताऊं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि इंक्वायरी या फिर नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी कि सीआईडी वगैरह होते हैं ना, वो सब जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप यानी कि कोई पिछले पास्ट इवेंट के लिए भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई तगड़ी इंक्वायरी निकालते हैं, तो हम उसे कहते हैं हिस्ट्री। Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Historians. तो ये जो हेरोडोटस नाम के जो सबसे पहले ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 5th सेंचुरी BCE में ही अपनी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने उस बुक का टाइटल दिया था द हिस्टरीज। और हिस्टरीज का मतलब हो गया इंक्वायरी बेस्ड या फिर नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे ही हमारा जो यूनिट 2 था मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड यूनिट पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। टिल द 18th century CE, यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। तो 18th century CE तक यूरोप ने क्या कर लिया था, एक रिमार्केबल प्रोग्रेस कर ली थी इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying the scientific method. तो तब तक जो स्कॉलर्स थे ना उस वक्त के, उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई एक पॉसिबिलिटी है, एक है कंडीशन कि हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल और हिस्टोरिकल जो ट्रूथ्स है ना हमारे पहले क्या क्या हुआ था, वो सब हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। Now, the philosophical discussions
फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब जो भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो रहे थे ना, वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो क्यों हुए, वो सही हुए गलत हुए, उनके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, उनके पीछे कारण क्या था, वो जानने लगे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे। इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी में जो जो इवेंट्स हुए, कहानियां हुई। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around the divine phenomena। यानी कि पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ ना डिवाइन फिनोमेना, यानी कि जो भगवान की कहानियां, जैसे राम जी की, कृष्ण जी की, दत्त जी की, जो भी मतलब जो गुरु जी, जो डिवाइन शक्ति यानी कि भगवान की जो शक्ति, उनके ऊपर जो कहानियां होती थी ना, उन्हीं के आगे पीछे वो मतलब रिसर्च करते रहते थे। However, gradually this scenario began to change। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और in 1737 CE the Göttingen University was founded in Germany। तो 1737 CE में ही एक गॉटिंजन यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी जर्मनी के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। और ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया हिस्ट्री के लिए। Later, other German universities also became centers of historical studies। और इसके बाद बाकी जर्मन यूनिवर्सिटीज भी आगे आई, जो कि अपना अपना सेंटर बनाने लगी हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए। तो इसके साथ ही हमारा जो थर्ड यूनिट था, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, ये कंप्लीट होता है। अब हम हमारे आते हैं फोर्थ यूनिट, और जो कि हमारा लास्ट यूनिट है उसके ऊपर। इसमें हम देखेंगे नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। The contribution of many scholars are important in the development of historiography। तो कई सारे स्कॉलर्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन आया है, और वो हमें देखना और जानना बहुत जरूरी होता है in the development of historiography। Let us have a look at the contribution of few notable scholars। तो अब हम एक एक करके कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारे बुक के अंदर रेने डेकार्ट्स, 1956 से लेके 1650 तक ये रहे। रेने डेकार्ट्स was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them। तो रेने डेकार्ट्स जो थे वो सबसे पहले फोरमोस्ट यानी कि सबसे पहले स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंसिस्ट किया, यानी कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए, वेरीफाई करनी चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। क्रिटिकली एग्जामिनिंग मतलब सही गलत जो भी है उनको अच्छे से पूरी डिटेल में समझना है, एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research। तो उन्होंने एक किताब लिखी है उनकी, जिसका नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो ये उनकी किताब का नाम है, और इसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड बताया है रिसर्च का। जब हम ये हिस्ट्री के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो, और उस सेंटेंस का मीनिंग बहुत ही ज्यादा ग्रेट इम्पैक्ट लेके आता है। वो क्या है सेंटेंस, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज को पूरी तरह सच ना मानो जब तक कि सारे के सारे जो ग्राउंड है आपके डाउट के, वो सारे के सारे एक्सक्लूड हो जाते, यानी कि खत्म हो जाते पूरी तरह। जब तक आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक कोई भी चीज को उसको सच ना मानो। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तो ये बात जब हम हिस्ट्री के अंदर फिट करते हैं, यानी कि हिस्ट्री के अंदर रखते हैं, और फिर हम जब क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का, या फिर हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तब ये जो हमारा प्रिंसिपल है बहुत ही ज्यादा काम आता है, तभी हम अच्छे से हिस्टोरियोग्राफी कर पाते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर के ऊपर, जो कि है वोल्टेयर। ये कब से कब तक थे, 1694 से लेके 1778 तक। वोल्टेयर ओरिजिनल नेम वॉज, तो ये एक फ्रेंच नेम है, फ्रेंच में उनका ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रांसुआ मरी आहूए। He was French। He opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social tradition, trade, economy, and agriculture, etc., was also equally important in historiography। तो इन्होंने, इनका क्या ओपिनियन था, ओपाइन मतलब इनका क्या ओपिनियन था कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी कि हमें क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब तो जानना है ही। उसके अलावा क्रोनोलॉजी जो हम देख रहे हैं इवेंट्स की, कि कब
सीक्वेंस कैसी हुई, कब पहले क्या हुआ बाद में क्या, वो सब तो देखना ही है। उसको जब हम कंसिडर करेंगे तब हमें क्या देखना है, सोशल ट्रेडिशन उस वक्त क्या चल रहे थे, वहाँ पे सोशल हिसाबदारा क्या था, वहाँ पे ट्रेड किस हिसाब से होता था, यानी कि लेना देना या जो भी आप कह सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती थी, इकोनॉमी कैसे चलती थी, राजा लोग थे या फिर पॉलिटिकल था कैसा था, एग्रीकल्चर वहाँ पे कैसा होता था, इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा और कई चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तभी हम एक्चुअल हिस्टोरियोग्राफी कर पाएंगे। It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important in the history writing। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि हमें ओवरऑल ह्यूमन लाइफ के ऊपर, सारे एस्पेक्ट के ऊपर, वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, वो सारी चीज़ें हम जब अंडरस्टैंड करेंगे तब हमें हिस्ट्री राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography। और वोल्टेयर को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सारे के सारे अंडरस्टैंड करने जरूरी हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड नोटेबल स्कॉलर के ऊपर, जो कि हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, और इनका ड्यूरेशन या इनका टाइम लाइन क्या था, 1770 से लेके 1831 तक। Hegel was a German philosopher. He insisted that historical reality should be represented in a logical manner। तो इन्होंने क्या कहा कि लॉजिक भी सोचो, सिर्फ ये नहीं कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी को समझ लिए, या ये नहीं कि ह्यूमन एस्पेक्ट को सारे समझ लीजिए, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ चलो, ठीक है। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। तो ये जो भी टाइमलाइन होते थे हिस्टोरिकल इवेंट को, उसको क्या समझते थे कि ये इंडिकेटिव है ऑफ प्रोग्रेस, कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई, पहले वो कैसे काम करते थे पहले के लोग, और फिर क्या करने लगे, जैसे कि सबसे पहले आग जलाने सीखे या फिर उन्होंने व्हील बनाया, तो उस हिसाब से हमारी इन्वेंशन जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसे सब। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new एविडेंस वुड कम फोर्थ। तो वो ये भी मानते थे कि जो भी प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं ना अभी हिस्ट्री का, वो चेंज होता जाएगा ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नए नए एविडेंस आते ही रहेंगे, नए नए एविडेंस मिलते रहेंगे। With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods। यानी कि हम चाहे साइंटिफिक मेथड के हिसाब से तो हमारे हिस्टोरिकल मेथड अलग हैं, लेकिन ये क्वालिटी अगर वाइज अगर बात की जाए तो ये उनसे भी कम नहीं है, साइंटिफिक मेथड से हिस्टोरिकल मेथड कम नहीं है। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो इनकी एक किताब है जिसके अंदर उन्होंने सारे अपने जो आर्टिकल्स वगैरह सब है वो पब्लिश कर रखे हैं, उनके जो लेक्चर्स उन्होंने लिए, क्या है वो, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन। तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है रीजन इन हिस्ट्री, यानी कि वही हो गया कि इनका एक लॉजिकल अप्रोच लेके चलते थे ये, और इस हिसाब से उनकी बुक का नाम क्या है, रीजन इन हिस्ट्री। क्योंकि हम कहते हैं कि हिस्ट्री है, कुछ उसमें है ही नहीं, बिना लॉजिकल है, सिर्फ पुराने जमाने में ये हो गया, हम क्यों याद करते फिरते, कब उन्होंने लड़ाइयाँ की, कब मरे, कब क्या हुआ, लेकिन नहीं, उन सब का क्या है, एक लॉजिकल अप्रोच है, उनके पीछे एक रीजन है। तो रीजन इन हिस्ट्री, और इन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया भी बनाई ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। So let's move on to our fourth notable scholar, which is Leopold von Ranke। 1795 से लेके 1886 तक ये रहे थे। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University। तो जब हम 19th century की बात करते हैं तब जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड वॉन रांके थे, उनके थॉट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा हिस्टोरियोग्राफी। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इन्होंने भी किस बारे में कहा कि क्रिटिकल मेथड होना चाहिए हिस्टोरिकल रिसर्च का। ही पुट्स एम्फोसिस ऑन द utmost importance of information gathered through original documents। तो ये क्या बोले कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हमें इंपॉर्टेंस या जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है ना, क्योंकि वो वेरीफाइड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी होगी वो सच ही होंगी, तो उनके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद अ हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर। तो उन्होंने क्या कहा, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं और हिस्टोरिकल इवेंट के हिसाब से होते हैं, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से और ग्रेट केयर के साथ एग्जामिन करना चाहिए। ही बिलीव दैट विद दिस मेथड
इट इज़ पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और उनके हिसाब से ये था कि अगर हम इनको ग्रेटेस्ट केयर के साथ एग्जामिन कर सके तो हम एक्चुअल जो सच है हिस्ट्री का वहां तक पहुंच सकते हैं। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ द स्टोरी। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, यानी कि यहाँ पे जो क्रिटिसाइज का मतलब है कि वो एकदम से मतलब उस बात के लिए वो नेगेटिव थे, या उन्होंने उसको नकार दिया कि हमें इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री में नहीं जाना है। ऐसे ही मन घड़न कहानियां बना दी, एक आदमी ने उठ के कह दिया ऐसा ऐसा हुआ था शिवाजी महाराज के राज्य में, या ऐसा किया था भगत सिंह, ऐसा नहीं चलेगा। इमेजिनेटिव नहीं होना चाहिए वो हम डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और तब हम असली हकीकत या एक्चुअल जो हिस्टोरिकल ट्रूथ है वो जान पाएंगे। इमेजिनेटिव स्टोरी यानी कि मन घड़न, अपने मन से कहानियां नहीं बनानी। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स। तो इनके जो भी आर्टिकल्स इन्होंने जो लिखे या इनकी जो रिसर्च रही उसके ऊपर 2 बुक्स हैं। पहली बुक है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरी है द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन कौन सी है इनकी? द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे 5th नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो कि है कार्ल मार्क्स 1818 से लेके 1883 तक। In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. तो जब 19th सेंचुरी के में हम आए, जैसा कि हमने देखा था कि हम जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में थे तब वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड वॉन रांके के हिसाब से। लेकिन जब हम मिड 19 या 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में आए तब हमारे एक न्यू थॉट ऑफ स्कूल अराइज हो गया था, जिनका के नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। इनके थियरी और इनके विचार ज्यादा प्रचलित होने लगे, ज्यादा फेमस होने लगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, तो हिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाई कोई इमेजिनेटिव या फिर ऐसे ही कुछ आपने बना दिया। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब कैसा हो गया कि जो भी जैसे स्किल है आपकी, सिंपैथी, एम्पैथी, यानी कि कोई भी जैसे फीलिंग्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। यानी कि एकदम एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आप समझ नहीं सकते या आप कुछ देख नहीं सकते, वो आप फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट वाज अबाउट अ लिविंग पीपल। द ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड by the fundamental needs of the people and the ownership as well as the nature of the prevalent means of production to meet those needs. तो ह्यूमन रिलेशनशिप का फंडामेंटल वो किस हिसाब से शेप किया जाता है कि फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल क्या क्या थे उस वक्त की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी उनकी उस वक्त की फंडामेंटल नीड्स थी उनको देखना था हमें, और उनकी ओनरशिप और जो उन्होंने नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे कि वो किस हिसाब से उनकी जो ये नीड्स थे उनको ओन करते थे और उनको मीट करते थे, यानी कि कैसे उन सब चीज़ों को अचीव करते थे। इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप को समझना होता है। द एसेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। तो अब ये इस हिसाब से क्या है कि जो भी एसेसिबिलिटी होती है इन सब मीन्स की, वो अलग अलग स्ट्रेटा यानी कि अलग अलग लेवल, जैसे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनके हिसाब से वो इक्वल नहीं होती। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, हर इंसान के पास तो आईफोन लेके नहीं घूम रहा, हर इंसान तो गाड़ियाँ लेके, मर्सिडीज लेके नहीं घूम रहा। वही बात है कि हर इंसान की एसेसिबिलिटी जो होती है डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी वो सेम नहीं होती। सब लोग तो जाके मॉल में जाके शॉपिंग नहीं करते ना, सब लोग जाके फूड कोर्ट में खाना नहीं खाते, वैसे ही दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। और इस वजह से क्या होता है, एक क्लास स्ट्रगल बन जाता है, जो कि आज तक है। हम क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आज भी वो प्रिवलेंट है बातें कि यहाँ पे क्या है, एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी है इनटू क्लासेस, जैसे शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स और कास्ट सिस्टम वगैरह, ये सब जो है वो सब भी एक तरह से ये हो गया, क्लास स्ट्रगल हो गया। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the class। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो क्लास के पास ओन होता है, यानी कि जो मतलब अपर क्लास होती है, वो लोअर क्लास वाली को या उन दूसरे लोगों को एक तरह से एक्सप्लॉइट करती है इकोनॉमिकली, जैसे कि बॉन्डेड लेबर वगैरह होता था, वो सब बातें। Das Kapital, a treatise written by him, is the most referred book all over the world। तो इन्होंने जो एक बुक लिखी है Das Kapital, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा रेफर की जाती है, किसके लिए, जब हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। तो अब तक तो हम देख रहे थे इंडिविजुअल जो हमारे नोटेबल स्कॉलर्स रहे हैं उनके बारे में। अब हम देखते हैं एनालिस स्कूल, यानी कि एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस आप कह सकते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि अब हम 19 लेटर हाफ भी कवर कर चुके हैं, अब हम 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर पे पहुंच गए हैं। वहां पे क्या हुआ, अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस, विच इज
known as Annales School. Annales School gave a new direction to history writing. तो इन्होंने एक नया डायरेक्शन ही दे दिया. It was recognized that now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, people, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. in the historical times. The Annales School was started by French historians. तो अब हमें क्या पता चल गया था, जैसे ही हम 20th सेंचुरी में एंटर किए थे तब एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट अराइज हो चुकी थी हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, फ्रांस के अंदर ही एनालिस स्कूल. और इन्होंने क्या किया, नया डायरेक्शन दिया. ये क्या पता है कि सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, उस वक्त के राजा महाराजा और क्या क्या ग्रेट लीडर्स थे, और उस हिसाब से ही सिर्फ पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बारे में ही हिस्ट्री नहीं है, या क्या क्या लड़ाई झगड़े हुए यही हिस्ट्री नहीं है. हिस्ट्री में उस वक्त का क्लाइमेट कैसा था, उस वक्त के लोग कैसे थे, उस वक्त एग्रीकल्चर में यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह क्या बनाते थे वो लोग, उस वक्त किस हिसाब से ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम था, कैसा सिस्टम था, किस हिसाब से वो लोग ट्रेड करते थे, पॉइंट्स वगैरह क्या क्या थे, उनकी टेक्नोलॉजी वो लोग क्या यूज करते थे, उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, बातचीत कैसे करते थे, अरे कबूतर लेटर लेके जाता था कि एसएमएस होता था कि क्या होता था, फोन वगैरह था या नहीं, किस हिसाब से वो कम्युनिकेट करते थे, उनकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या थी, उनके सोशल डिवीजन क्या क्या थे, उनका पीपल का स्ट्रेटा क्या क्या था, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, रिच, उन सब का क्या डिवीजन था, सोशल डिवीजन, उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी कैसी थी, उनकी थिंकिंग कैसी थी, ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी चीजें, ये सारी चीजें मिला के हम कह सकते हैं कि हम हिस्टोरिकल टाइम्स की स्टडी करते हैं और वो ही हमारी हिस्ट्री है. तो ये एनालिस स्कूल जो भी था वो भी स्टार्ट किया गया था बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस. अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन. यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ वुमेन पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री को देखा गया था, उसे ही हम कहते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. द राइटिंग्स ऑफ सिमोन दे बेवर हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म. तो जो राइटिंग्स थी किनकी, सिमोन दे बेवर की, उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म बताया. She was French. The feminist historiography emphasized not only on inclusion of women in history but also on the rethinking of male-dominated perspective of history. तो इसके अंदर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वुमन के हिसाब से ही हिस्ट्री को इंटरप्रेट नहीं किया गया, लेकिन रीथिंक किया गया, फिर से सोचा गया कि जब मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव को हमने फिर से एक और बार सोचा. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union, institution workings for their cause, their family life, etc. तो इसके अंदर क्या किया हमने फोकस डाला इन डेप्थ इसके ऊपर, तरह तरह के जो वुमेन के एस्पेक्ट थे, जैसे कि उनकी लाइफ के एस्पेक्ट, यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट, वो कौन कौन सी एरिया में काम कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है हर फील्ड के अंदर, जैसे कि आर्मी वगैरह में भी जो अब तो जाके काफ़ी मतलब लीनियंट हो चुके हैं, लेकिन वुमेन का रोल किस हिसाब से रहता है, कई कई जगह पे वुमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता, तो वो कौन कौन से काम कर सकती थी उस वक्त, उनका रोल कैसा था ट्रेड यूनियन के अंदर, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो उनके कॉज के लिए, यानी कि उनके लिए, उनके राइट्स और ड्यूटीज के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई करते थे या उनके हक के लिए काम करते थे, और उनकी फैमिली लाइफ कैसी हुआ करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class. और जब हम हिस्टोरिकल, देखिए हम कब से बात कर रहे हैं, लेकिन 1990 के बाद जब हम हिस्टोरिकल राइटिंग के ऊपर आए तब हमें पोर्ट्रेल हमें देखने मिला कि हाँ, वुमेन को भी एक एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास दी गई. तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर, यानी कि लास्ट नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो कि हैं मिशेल फूको. मिशेल फूको 1926 से लेकर 1984 तक रहे. The French historian of the 20th century, Michel Foucault, brought forth a new concept in historiography. तो ये एक नया कंसेप्ट लेके आए 20th century के फ्रेंच हिस्टोरियन मिशेल फूको. He in his book Archaeology of Knowledge, तो इन्होंने क्या बुक लिखी, Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right. तो देखिए अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि chronological order यानी कि एक सीक्वेंस में रखना चाहिए हमें सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि chronological order में ही historical events को रखना सही नहीं है. He drew attention to the fact that archaeology does not strive the ultimate to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain the various transitions in the past. तो इन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट ट्रूथ क्या हुआ था, उसको क्या हुआ था, यही जानना
हमारा अल्टीमेट गोल नहीं होता जब हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई करते हैं या आर्कियोलॉजी का नॉलेज एक्वायर करते हैं, लेकिन हमें ये समझना होता है अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट, कि किस हिसाब से ट्रांजिशंस हुए, किस हिसाब से क्या क्या चेंजेस हुए, किस हिसाब से क्या क्या बदलाव हुए, वो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फूको फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने ये समझा कि ट्रांजिशन ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। He called this method as the archaeology of knowledge, और इसीलिए उन्होंने अपनी बुक का नाम भी archaeology of knowledge ही रखा। Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as the psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to the historical analysis। तो देखिए अभी हम पूरे चैप्टर खत्म करने आए हैं, लेकिन देखिए हमने ये सब बातें ज़्यादा कंसिडर नहीं की थी। हमने साइकोलॉजी कंसिडर की थी, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में नहीं देखा। साइंस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किए थे, नहीं किए थे, वो नहीं देखा। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखा जाता था, कैसे जेल हुआ करते थे, वो सब नहीं देखा। तो इन्होंने एक नया अनएक्नॉलेज जो एरियाज थी हिस्टोरियन की, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया टू एनालाइज टू डू द हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो इस हिसाब से इनके बारे में खत्म होती है बातचीत मिशेल फूको के बारे में। Thus, the scope of historiography kept continuously expanding। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि स्कोप कितनी बढ़ती जा रही है। पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्रोनोलॉजी समझनी है, फिर हमने देखा कि नहीं, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी समझने की ज़रूरत होती है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन देख रहे हैं, उनके स्ट्रेटा के बारे में समझना चाहिए, उनके वेरियस क्लास सोशल डिवीजन के बारे में देखना चाहिए। फिर देखा हमने कि सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेटेड हम देख रहे हैं, फेमिनिस्ट के तौर पे, यानी कि वुमन के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और फिर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमें सीक्वेंस नहीं जाननी, उसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ट्रांजिशन कैसा हुआ है पास्ट में। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक्सपांड होता जा रहा है स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। राइटिंग्स ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट जैसा कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, टेलीविजन केम इनटू प्रैक्टिस। और इसीलिए क्या हुआ कि जो भी हिस्ट्री के लिए हम देख सकते हैं कि लिटरेचर है, हमारे पास आर्किटेक्चर है, ताजमहल है, और हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह जगह है, अजंता एलोरा वगैरह, स्कल्पचर है, उनकी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, डांस है, फोक डांस है, ड्रामा हमारे पास इतने सारे हैं, फिल्म्स और टेलीविजन, इन सब के हिसाब से भी अब हम हिस्ट्रीज के बारे में जान सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब सिर्फ एक पॉइंट बचता है, इट इज गुड टू नो दिस। According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites। तो जब हम हीगल के हिसाब से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी हम एक इवेंट की हैपनिंग के हिसाब से देखते हैं तो उसके अंदर टू डायरेक्ट अपोजिट्स होते हैं। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा। यानी कि जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो एक ट्रू नेचर नहीं समझ पाता एक इवेंट का जब तक कि हम दोनों अपोजिट्स नहीं जान पाए, यानी कि सच क्या है, गलत क्या है ना। सच बता दिया तो भी हमें क्या रहता है कि झूठ क्या है। अगर झूठ जान लिया तो हमें जानना रहता है सच क्या होगा। अगर अच्छाई जान ली तो हमें देखना होता है कि बुराई क्या है। अगर हम पॉजिटिव्स देखते हैं तो हम नेगेटिव्स भी देखना चाहते हैं। जब तक हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए, यानी कि दोनों साइड्स, टू साइड्स ऑफ द कॉइन हम कहते हैं ना, जब तक हम दोनों पहलू नहीं देख लेते, दोनों एस्पेक्ट नहीं देख लेते, दोनों अपोजिट नहीं देख लेते, तब तक हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो ट्रू नेचर नहीं समझ पाता। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ a thing, one needs to know both true and false, similarly good and bad. This method of analysis, which is based on the opposite, is known as dialects। और जब हम dialects की बात करते हैं तब ये वही एक analysis होता है जब हम based on opposites, जब हम opposites के base के ऊपर कुछ भी analysis करते हैं तब हम उस method of analysis को कहते हैं dialects। In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called as thesis। तो अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक हम थियरी बनाते हैं at the beginning, जब हम शुरुआत कर रहे हैं कोई भी हिस्ट्री का या कोई एनालिसिस का, तब हम बताते हैं thesis। Then another theory is proposed which is contrary to the thesis, it is called as antithesis। तो जब हम शुरुआत करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है या ऐसा ऐसा हुआ होगा, तब हम उसे क्या कहते हैं, thesis। और जब हम जब हम एक और थियरी फिर उसी हिसाब से प्रपोज करते हैं और फिर हम उसे बनाते हैं, कॉन्ट्रेरी होती है जो थेसिस के लिए, उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। यानी कि जब भी देखा होगा हम या तो देखिए दो तरह के कंपटीशन होते हैं। ये तो होता है एलोक्यूशन कंपटीशन, जहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाता है उसके आपको कहना होता है, और दूसरा होता है डिबेट। डिबेट में मजा क्या होता है, क्योंकि वो दोनों एस्पेक्ट बताते हैं, एक जना फॉर के लिए होता है और एक जना अगेंस्ट के लिए होता है। तो वही हो गया, एक जना फॉर के लिए हो गया थेसिस और एक जना हो गया अगेंस्ट के लिए, यानी कि एंटीथेसिस। ये डायलेक्ट्स के हिसाब से भी आता है। आफ्टर अ थोरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ, न्यू थेसिस is proposed which includes a gist of both the thesis and the antithesis। यानी कि जब हम समरी बनाते हैं या जब हम एक कंक्लूजन पे फॉर्म होते हैं कि हाँ भाई मोबाइल के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ भाई अल्टीमेटली हम जो बनाते हैं एक कंक्लूजन पे आते हैं जिसके अंदर दोनों की थोड़ी बहुत जिस्ट होती है, दोनों की थोड़ी बहुत एक आइडिया होती है।
दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थेसिस इज कॉल्ड द सिंथेसिस। और जब हम एक नई थेसिस के ऊपर आते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपने कह दिया मोबाइल यूज करना चाहिए, लेकिन हाँ कॉशन के साथ होना चाहिए, प्रिकॉशन के साथ होना चाहिए। अच्छे काम में अगर यूज करेंगे मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, तो आपके लिए भले के लिए होगा, एक लिमिट में यूज करना चाहिए। ये बात क्या हो गई, ये हो गया आपका सिंथेसिस। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल होती है पढ़ाई के अंदर, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। दिस इज ऑल फ्रॉम एजुट्रेन फ्रॉम संप्रिया फॉर दिस वीडियो।